Hello everyone, welcome you all on our online lecture series. This is our fourth lecture on element of machine design. In this lecture we are going to discuss the stress and strain parameter. अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस. स्ट्रेस जब हम डिफाइन करते हैं या स्ट्रेस की डिफाइन हमें पूछी जाती है तो वो डेफिनेशन एंड फार्मूला हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस इज it is the ratio of force applied per unit cross sectional area, and the formula of stress is sigma is equal to P upon A. We know that because we have completed this point in term subject, SOM subject and mechanics also. But यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिग्मा का मीनिंग स्ट्रेस. सिग्मा हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस के लिए, P हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स के लिए, अप्लाइड फोर्स, एंड A इज फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया. यहाँ पे सिग्मा एंड A ये दो टर्म्स हम यहाँ पे स्किप करते हैं, खाली कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम P टर्म पे. P इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, बट दैट अप्लाइड फोर्स इज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स. एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जब हम मटेरियल पे अप्लाई करते हैं, उस अप्लाइड फोर्स की वजह से मटेरियल के अंदर जो चेंजेस होने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू एरिया, उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे. अब यहाँ पे द पॉइंट क्या आता है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते तब उसकी वजह से मटेरियल के अंदर कुछ तो भी चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है. पर अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो स्ट्रेस अंदर प्रोड्यूस होने वाले लोड की वजह से भी हो सकता है. पर यहाँ पे हम कौन सा लोड कंसीडर करें? एक्सटर्नल फोर्स. अगर हम मटेरियल के अंदर जो फोर्स या लोड क्रिएट हो रहा है अगर वो कंसीडर करते तो स्ट्रेस का फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा इज इक्वल टू आर अपॉन ए, एंड आर मीन्स इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स. पर ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करते. असल में स्ट्रेस मतलब क्या है और वो फॉर्मूला हम यूज क्यों नहीं करते, इसका हम एक डिटेल देख लेते हैं. यहाँ पे स्ट्रेस की डेफिनेशन एंड कंसेप्ट समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक मेटल रॉड ले लिया, और इसके अंदर जो ग्रेन स्ट्रक्चर रहता है वो ग्रेन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ब्लैक डॉट से वो रिप्रेजेंट कर दिए. तो ग्रेन स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप से रहते पर हमने ब्लैक स्पॉट से वो रिप्रेजेंट कर दिया. यहाँ पे अब सेम मटेरियल पे हमने फोर्स P अप्लाई कर दिया. अब यहाँ पे जो रेड कलर से इंडिकेट हो रहा है ये एरो, तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है अप्लाइड फोर्स विच इज एक्सटर्नल वन. ओके, एक्सटर्नल फोर्स मैग्नीट्यूड है P एंड डायरेक्शन है पुल टाइप. ये अभी मटेरियल को पुश नहीं कर रहा, ये मटेरियल को पुल कर रहा है, तो इसे हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं. ओके, यहाँ पे जो दो फोर्स है इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक फोर्स इलिमिनेट कर दे, खाली एक फोर्स ही कंसिडर करते हैं, एंड अदर एंड ऑफ मटेरियल इज गोइंग टू फिक्स नाउ. अगर मटेरियल का एक एंड फिक्स नहीं होता और दूसरे एंड पे खाली हम फोर्स P अप्लाई करते तब ये मटेरियल डिस्प्लेस हो जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डिस्प्लेस हो जाएगा. कितना भी फोर्स हम इस पे अप्लाई कर दे एक पॉइंट पे तब स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा. जब एक एंड दूसरा एंड हम फिक्स करेंगे और सिमिलरली उस एंड पे हम प्रेशर P फोर्स अप्लाई करेंगे तब मटेरियल के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब एक एंड फिक्स है, मटेरियल डिस्प्लेस नहीं हो रहा. तब यहाँ पे मटेरियल के अंदर चेंजेस क्या होते हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे. देखो, अभी जब P फोर्स हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल डायरेक्शन में, एक्सटर्नली एंड पुल डायरेक्शन में, तब मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी रहती है, स्ट्रेंथ रहती है. वो स्ट्रेंथ क्या करती है, वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ग्रेन स्ट्रक्चर क्या करते हैं, मटेरियल पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करते हैं मटेरियल के अंदर, और वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मटेरियल को पुश करते हैं. अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि मटेरियल को हमने इस डायरेक्शन में फोर्स P अप्लाई किया, तो मटेरियल अंदर ग्रेन स्ट्रक्चर, मटेरियल का ग्रेन स्ट्रक्चर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगा, और वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा. अगर हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते तो मटेरियल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में उसको पुल करेगा. अगर हम मटेरियल को कंप्रेस करते तो मटेरियल भी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा. यहाँ पे अब हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि येलो एरो रिप्रेजेंटिंग द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स.
पुल फोर्स हमने अप्लाई कर दिया P मैग्नीट्यूड से, और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे येलो अप्लाई होगा, और इसी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेटर R। यहाँ पे R का मीनिंग होगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स विच इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ मटेरियल। अब द टर्म अराइजेस हियर, जब मटेरियल के अंदर हम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप कर पाते हैं क्योंकि मटेरियल के आउटसाइड फोर्स से, तब वो कहाँ पे डेवलप होता है, एक एरिया पे डेवलप होता है, और उस एरिया को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया A। एंड दिस एक टर्म वी कैन फाइंड बाय द फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 d²। दिस इज क्वाइट सिंपल वन। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, जब इंटरनल फोर्स डेवलप हो गया मटेरियल के अंदर में, और उस फोर्स की वजह से मटेरियल में स्ट्रेस प्रोड्यूस होने वाला है, मतलब वो स्ट्रेस हो गया सिग्मा इज इक्वल टू R अपॉन A, दैट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। बट ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि मटेरियल के अंदर जो R फोर्स डेवलप हो रहा है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे फॉर्मूला में हमें उसकी क्वांटिटी कितनी पुटअप करनी है ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसका हमने एक कोरिलेशन बना लिया। वो कोरिलेशन क्या है, समझ लो कि 20 किलो न्यूटन फोर्स हम यहाँ पे मटेरियल के एक एंड पे अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, तो मटेरियल का इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स भी 20 किलो न्यूटन जनरेट करेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमने क्या कर दिया, मटेरियल का फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ये बढ़ा दिया, 25 कर दिया, तो 25 किलो न्यूटन हम यहाँ पे लगा रहे, तो मटेरियल भी अंदर क्या करेगा 25 किलो न्यूटन और जनरेट करेगा टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ पे 25 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे मटेरियल ने इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स खुद ही बना लिया, ओके, उसकी स्ट्रेंथ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की वजह से। अब यहाँ पे सोच लो कि मटेरियल की स्ट्रेंथ ये 30 किलो न्यूटन तक है, और हमने मटेरियल पे एक्सटर्नल फोर्स ये 40 किलो न्यूटन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मटेरियल पे 40 किलो न्यूटन लगा दिया तो ये मटेरियल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स 40 किलो न्यूटन नहीं बना पाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से पहले उसकी जहां तक कैपेसिटी है वहां तक वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट कर सकता है, और उस फोर्स की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है। अब यहाँ पे समझने के लिए 2 पॉइंट है, P फोर्स हम जितना लगा रहे थे उतना ही मटेरियल के अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा था, इसलिए इसको हम एक इक्वेशन यहाँ पे बना देंगे, R इज इक्वल टू P। जितना भी P फोर्स है उतना R फोर्स डेवलप हो रहा है, कब तक, जब तक मटेरियल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक, और उसी पॉइंट तक हम स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मटेरियल ब्रेक हो जाएगा तब वो ब्रेकिंग होगा, नहीं तो शियर स्ट्रेस उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये शियर स्ट्रेस हम आगे वाले एग्जांपल में देखेंगे। अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि P फोर्स जितना है उतना ही मटेरियल के अंदर फोर्स डेवलप हो रहा है, और इसी वजह से हम स्ट्रेस की डेफिनेशन सिग्मा इज इक्वल टू P बाय A ऐसे लिखते हैं। अब ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है, उससे हम कंपेयर करेंगे। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करता हूँ। अब हमने जो एग्जांपल देखा उस एग्जांपल को आप कंपेयर कीजिए। When an external force applied on a body or component, external force मतलब red color, when an external force applied on a body or component, same internal force are set up in the body, same internal stress मतलब same internal force मतलब internal resisting force, that is indicate R, which is indicated by yellow line। यहाँ से हम सेंटेंस रीड करते, some internal force are set up in the body which resist external force is known as stress। यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन लिख लेनी है आपके नोट्स में। इसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रेस के टाइप कौन कौन से है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। फर्स्ट वन इज अ टेंसाइल स्ट्रेस, सेकेंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, देन बेंडिंग स्ट्रेस, देन shear stress। Shear stress is divided into 2 types. First one is direct or transverse shear stress, and again this direct stress is divided into 2 types. First one is single shear and double shear. Next point of shear stress is torsional shear stress, and last point of stress is bending pressure or crushing stresses. This crushing stress and shear stress
दीज 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन मशीन डिज़ाइन। अब हम यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस देख लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस आपको पता भी होगा, जब हम मटेरियल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, वो भी 2 इक्वल एंड अपोजिट पुल डायरेक्शन फोर्सेस जब हम अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स की वजह से मटेरियल में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे उसकी फॉर्मूला है सिग्मा टी इज इक्वल टू पी अपॉन ए एंड टी रिप्रेजेंटिंग द टेंसाइल स्ट्रेस। इसके बाद में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जब मटेरियल के आउटर 2 सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट पुश टाइप फोर्स अप्लाई होते, जो कि अब मटेरियल को कंप्रेस करते, मटेरियल की लेंथ कम करते, तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स। एंड ड्यू टू दैट द स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूसिंग विच इज नोन एज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ पे 2 पॉइंट होने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बेंडिंग स्ट्रेस। ये पॉइंट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आएगा, अपर लेयर एंड बॉटम लेयर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट रीड कर लेते और उसके बाद में एग्जाम्पल को आगे तक लेके जाएंगे। व्हेन अ बॉडी और अ मैकेनिकल कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट कितना m, देन द अपर फाइबर शॉर्टन ड्यू टू कंप्रेशन and lower fiber elongate, that the stress induced in it is known as bending stress. ओके, अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि एक मटेरियल है, वहाँ पे मटेरियल के अंदर जो ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट की है हमने, वो ब्लैक लाइन हो गई न्यूट्रल एक्सिस। उसके ऊपर का जो फाइबर है, टॉप लेयर जो है, उसको हम फाइबर बोलेंगे, टॉप फाइबर। तो वो फाइबर एक हो गया और दूसरा फाइबर बॉटम वाला हो गया, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला। अब मटेरियल पे बेंडिंग मूवमेंट हमने अप्लाई कर दी। बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई करने के बाद में मटेरियल इस तरह से हो गया। इस तरह से होने के बाद में जो अपर फाइबर है, टॉप फाइबर है, तो वो टॉप फाइबर कंप्रेस हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते कि वो लेयर अब यहाँ पे कंप्रेस हो गई। तो हमने स्टेटमेंट में क्या देखा कि आफ्टर अप्लाइंग द बेंडिंग मूवमेंट m द अपर फाइबर गेट शॉर्टन ड्यू टू कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेस हो गए इसलिए वो शॉर्ट हो गए, एंड द लोअर इलोंगेट ड्यू टू टेंसाइल एंड द स्ट्रेस इंड्यूस इन इट इज नोन एज द बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, यहाँ पे द बॉटम इलोंगेट वन, और इसको हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करते। द फॉर्मूला इज m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा b अपॉन वाई इज इक्वल टू e अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपको सॉम में हुआ है, एक बार रिवाइज कर लो कौन कौन सी टर्म है, क्योंकि स्पून फीडिंग हमेशा अच्छी नहीं होती। एक बार आप ये सारी चीज़ें देख लो। इसके बाद में है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को समझने के लिए हम 2 प्लेट लेते हैं एंड दोनों प्लेट को हम फोर्स अप्लाई करेंगे। अब ये शियर स्ट्रेस, सिंगल शेयर एंड डबल शेयर, दोनों भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब उस वक्त प्रॉब्लम में हमें दिया कि 1 प्लेट इज अटैच विद अनदर वन, एंड जब हमें उसका एक्चुअल मीनिंग पता होगा कि व्हाट इज मीन बाय सिंगल शेयर एंड ऑल्सो व्हाट इज मीन बाय शेयर, दैट टाइम वी कैन एबल टू सॉल्व द एग्जाम्पल। अब हम इसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते। ये 2 प्लेट हो गई। ये दोनों प्लेट को ज्वाइन करने के लिए हमने एक रेड पिन यहाँ पे ले ली, एंड ये बॉटम प्लेट और उसके ऊपर हमने ये टॉप प्लेट अरेंज कर दी, और यहाँ पे आ गया पिन। तो इस पिन से हमने क्या किया कि दोनों प्लेट को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पे देख लो, ये एक प्लेट हो गई टॉप प्लेट, ये बॉटम प्लेट हो गई। इसको हमने एक पिन की हेल्प से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद में लोड अप्लाई करते हैं। टॉप प्लेट पे लोड अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में, बॉटम प्लेट पे इस डायरेक्शन में लोड अप्लाई करते हैं। और लोड अप्लाई करने के बाद में मटेरियल का ये जो पिन है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी तक जितना भी हम लोड प्लेट पे अप्लाई कर दे वो सस्टेन करेगा, पर इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो ये कट हो जाएगा, और जहाँ पे कट होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे शियर। शियर मतलब कट होना। तो कट कहाँ पे होगा? फर्स्ट प्लेट एंड सेकेंड प्लेट के बीच में वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे कट होने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, यहाँ पे हम एरिया लेंगे विच इज
शेयरिंग एरिया, और ये एग्जांपल हो गया सिंगल शेयर स्ट्रेस का। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी अपॉन ए। टाउ इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस, टाउ मीन्स शेयर स्ट्रेस, एंड पी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन प्लेट, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ पिन और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिन। ये जो पिन यहाँ पे शेयर हुई है उस पिन का हम एरिया लेंगे π/4 d²। यहाँ पे जो प्लेट है उसका एरिया हम नहीं लेंगे, क्योंकि शेयर कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ है, ये पिन शेयर हुई है, ये पिन कट हो गई है, तो इसका हम एरिया लेंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सिंगल शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी एग्जांपल को हम जब और एक प्लेट ऐड करते तब वो हो जाएगा डबल शेयर। यहाँ पे डबल शेयर में 3 प्लेट हो गई, तीनों प्लेट को हमने एक के ऊपर एक रख दिया और ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ पिन एंड अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट प्लेट पे और लास्ट प्लेट पे सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और मिडल प्लेट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया। ये हो गई फर्स्ट प्लेट, ये हो गई लास्ट प्लेट, इसके अंदर हो गई ये मिडल प्लेट और हमने ये पिन अब इंसर्ट कर दी। ओके, तो यहाँ पे जब एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई कर दिया तो वो अगर पिन की स्ट्रेन से बढ़ जाता है तब ये पिन ब्रेक हो जाएगी। ओके, प्लेट नहीं ब्रेक होगी, वो पिन यहाँ पे शेयर आउट हो जाएगी। ये 2 पॉइंट है, यहाँ से शेयर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने 3 प्लेट लिए तो फर्स्ट प्लेट और सेकेंड प्लेट इनके बीच में एक शेयर होगा और सेकेंड प्लेट और लास्ट प्लेट इनके बीच में एक शेयर होगा। तो ये दोनों भी शेयर यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किए, ये होगा शेयर एट पॉइंट 1 एंड शेयर एट पॉइंट 2। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टाउ एस इज इक्वल टू पी अपॉन ए। बट यहाँ पे एरिया एक नहीं है, 2 एरिया है, क्योंकि 2 जगह पे यहाँ पे शेयर हुआ है, तो इसलिए हम 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स क्वाइट इजी वन। उसके बाद में टॉर्शन शेयर स्ट्रेस। टॉर्शन शेयर स्ट्रेस हमने सम में देखा था, पर अब टॉर्शन कंसेप्ट क्या है इसको और एक बार समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमने और एक रॉड ले लिया, सर्कुलर ऑब्जेक्ट, और सर्कुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक एंड पे फिक्स कर दिया। एक एंड पे फिक्स करने के बाद में दूसरे एंड पे अब हमें टेंसाइल फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स नहीं लगाना, हमें ट्विस्टिंग फोर्स लगाना है। मतलब इसको हमने होल्ड कर दिया और इसको अब हमें रोटेट करना है। जब हम इसको रोटेट करेंगे तब ये ट्विस्ट हो जाएगा, एंड ट्विस्ट होने के बाद में इसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा। उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। यहाँ पे देखिए, ये जो येलो कलर का एरो है, ये येलो कलर का एरो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई करता है, और ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद मटेरियल यहाँ पे ट्विस्ट हो जाएगा। ट्विस्ट होने के बाद वो सर्टेन अमाउंट के बाद में वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेकिंग होने के बाद में वहाँ पे शियर स्ट्रेस आ जाएगा, वो शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्शन। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वी हैव ऑल्सो इट्स फॉर्मूला, दैट इज कैपिटल T अपॉन IP इज इक्वल टू टाउ अपॉन रेडियस इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L। सारी जो टर्म है आपको 1 by 1 यहाँ पे लिखनी है। व्हाट इज द मीन बाय T, व्हाट इज मीन बाय L, व्हाट इज मीन बाय G एंड थीटा। ये पॉइंट आपको सॉम में कंप्लीट हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे हम एग्जाम ये होमवर्क देते हैं। इसके बाद में रहेगा बेयरिंग प्रेशर एंड क्रशिंग स्ट्रेस। ये लास्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेस का। तो बेयरिंग प्रेशर एंड बेयरिंग स्ट्रेस, इसके हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। इट इज लोकलाइज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब यहाँ पे लोकलाइज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा, बेयरिंग स्ट्रेस मतलब कॉम्प्रेसिव होगा। कहाँ पे होता है वो देखते हैं। एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 इंटरैक्टिंग कंपोनेंट हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। अब यहाँ पे 2 कंपोनेंट हो गए, वो कंपोनेंट के बीच में रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, और उस वक्त जब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं उस स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं बेयरिंग स्ट्रेसेस। यहाँ पे समझ लो कि ये बेयरिंग है, ये बेयरिंग का इंटरनल पार्ट होगा बॉल बेयरिंग का, और इसके अंदर हमने शाफ्ट इंसर्ट कर दिया। ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है यहाँ पे, तो रिलेटिव मोशन हो गई बेयरिंग के और शाफ्ट के बीच में, और वहाँ पे
जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं उसको हम बोलेंगे बेयरिंग स्ट्रेस। एंड नेक्स्ट वन इज क्रशिंग स्ट्रेस। इट इज लोकलाइज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दैट इंड्यूस at the area of surface of contact between two interacting component which are relatively at rest known as crushing stress। तो क्रशिंग स्ट्रेस के लिए हमने एक प्लेट ले ली, दूसरी एक प्लेट ली, उसके अंदर हमने पिन इंसर्ट कर दी। पिन इंसर्ट करने के बाद में जो प्लेट ब्रेक होती है, जो पिन ब्रेक होती है, वहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेसेस ऑल्सो डेवलप होता है। तो क्रशिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है सिग्मा सी इज इक्वल टू पी अपॉन डी इंटू टी इंटू एन। यहाँ पे पी मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स हो गया, डी मतलब डायमीटर ऑफ पिन, जो कि हमने दोनों प्लेट को या फिर रिवेट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों प्लेट को ज्वाइन करने के लिए ये यूज़ किया, इसका डायमीटर हो गया। टी मीन्स थिकनेस ऑफ प्लेट एंड एन मीन्स नंबर ऑफ प्लेट्स। ओके, तो इस पॉइंट के बाद में है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। दो एग्जाम्पल हमें हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन के इस फॉर्मूला पे होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप आपकी नोटबुक में लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, क्योंकि तो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। जो भी नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।